हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो यह है राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ राजनीति से संबंधित विभिन्न पक्षों के संबंध में होने वाले मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन है। प्रगति और विकास के साथ मानवीय दृष्टिकोण व्यापक और विस्तृत होता जाता है और परिणामतः इसका प्रभाव राजनीतिक शास्त्र पर भी पड़ता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ कुछ लोग राजनीतिक विकास के अर्थ में लेते हैं, किंतु यह एक संकीर्ण विचारधारा है। यद्यपि यह सत्य है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, परंतु सिर्फ राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण मान लेना गलत होगा। वस्तुतः राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास से व्यापक है और इसमें शहरीकरण, औद्योगिकरण, लोकतांत्रिकरण और सहभागिता आदि अनेक बातें सम्मिलित हैं। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ है कि राजनीति से संबंधित जो विभिन्न पक्ष हैं के संबंध में होने वाले मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन है। प्रगति और विकास के साथ मानवीय दृष्टिकोण विस्तृत और व्यापक होता है। ये क्या है? राजनीतिक विकास से अलग है। ये व्यापक अर्थ में व्यापक है राजनीतिक विकास से राजनीतिक आधुनिकीकरण, क्योंकि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण इसमें शहरीकरण, अधिकरण, लोकतांत्रिकरण और जो सहभागिता होती है, राजनीतिक सहभागिता आदि अनेक बातें सम्मिलित होती हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण में। राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषाएं। फर्स्ट हो गए रॉबर्ट वार्ड के अनुसार, राजनीतिक आधुनिकीकरण आधुनिक समाज के प्रति एक ऐसा आंदोलन है जो अपने वातावरण को भौतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित या प्रभावित करने की दूरगामी योग्यता रखता है। तो रॉबर्ट वार्ड ने कहा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिक समाज के प्रति एक ऐसा आंदोलन है जो अपने वातावरण की भौतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को नियंत्रित तथा प्रभावित करने की दूरगामी योग्यता रखता है। कोलमैन, राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थान ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला, ये कोलमैन ने दी है, राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला तथा इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का सामना कर सके। बेंजामिन स्वार्ज के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा। राजनीतिक आधुनिकीकरण विभिन्न मानवीय उद्देश्यों के लिए व्यक्ति के भौतिक तथा सामाजिक वातावरण पर विवेकपूर्ण नियंत्रण के लिए मानवीय शक्ति को क्रमबद्ध, निरंतर तथा शक्तिशाली ढंग से लागू करता है। अब हो गया राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन करने के बाद कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है राजनीतिक आधुनिकीकरण जिसके द्वारा पुराने समाज को आधुनिक समाज में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें राजनीतिक संस्कृतियों में सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के अनुकूल परिवर्तन संभव होता है। राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक आधुनिकीकरण कहेंगे। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो परिभाषा है उनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या पुराने समाज को क्या आधुनिक समाज में परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें राजनीतिक संस्कृतियों में सामाजिक तथा भौतिक वातावरण के अनुकूल परिवर्तन संभव होता है। राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक आधुनिकीकरण कहेंगे। अब इसकी कुछ विशेषता होगी राजनीतिक आधुनिकीकरण की। फर्स्ट हो गया जन सहभागिता। राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण मापदंड यह देखना है कि राज्य में संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं में जन सहभागिता किस मात्रा तक है। सर्वसाधारण की राजनीति में सहभागिता राजनीतिक आधुनिकीकरण की सर्वप्रथम शर्त है, जिसके अभाव में सभी प्रकार का विकास रुक जाएगा। यहाँ केवल सहभागिता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका उत्तरदायी होना भी आवश्यक है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो फर्स्ट विशेषता है जन सहभागिता होनी चाहिए इसमें। दूसरा हो गया शक्तियों का केंद्रीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक प्रमुख विशेषता है कि मानव जीवन से संबंधित गतिविधियों की सभी प्रकार की शक्तियां राज्य तथा राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकृत होने लगती हैं। राजनीतिक शक्ति का महत्व बढ़ना ही राजनीतिक आधुनिकीकरण का चिन्ह है। तो दूसरा विशेषता हो गया शक्तियों का केंद्रीकरण। तीसरा हो गया राज्य का अधिकाधिक प्रवेशन। प्राचीन काल में राज्य के कार्य सीमित थे। जैसे ही यातायात एवं संचार के साधनों का विकास के कारण क्या हो गया, राज्य का कारण इतना बड़ा है कि राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। जैसे लोक कल्याणकारी कार्य भी करने लगा है स्टेट, जैसे शिक्षा की व्यवस्था हो गई, स्वास्थ्य हो गया और अन्य व्यवस्थाएं, ओल्ड एज को पेंशन हो गए, ये चीज़ें वीकर सेक्शन हो गए उनको असिस्टेंस हो गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ें कल्याणकारी राज्य में आती हैं। राज्य द्वारा सकारात्मक कार्य किए जाते हैं। राज्य तथा जनता की संपर्कता बड़ी है। देन हो गया राजनीतिक आधुनिकीकरण की अन्य विशेषता हो गया सत्ता का स्थानांतरण। सत्ता के स्थानांतरण से तात्पर्य है कि पुरानी राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सत्ताओं का स्थान राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता ले लेती है। सत्ता के परंपरागत स्रोत निर्बल होने लगती है, उनका स्थान राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता ले लेती है।
राजनीतिक व्यवस्था में निष्ठा। राजनीतिक आधुनिकीकरण वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में व्यक्तियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आवश्यक है, जिससे कि व्यक्ति राष्ट्रवादी बनेंगे। व्यक्तियों का राज्य व राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अपनापन बढ़ेगा। इनके प्रति उनके मत में निष्ठा बढ़ेगी। राष्ट्रीयकरण और राष्ट्र निर्माण की भावना का विकास होगा। तो राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में निष्ठा भी राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषता है। अब हो गया राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व। राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं ये हैं। फर्स्ट हो गया राजनीतिक संरचना और संस्कृति। राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व में प्रथम देश की संरचना एवं संस्कृति है। यदि राजनीतिक संरचनाएं परंपरागतता के बंधनों में जकड़ी हुई है, निश्चित रूप से उस देश का राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं हो सकता है। दूसरा हो गया राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति की अहम भूमिका है। राजनीतिक व्यवस्था का रूप सामाजिक व्यवस्था द्वारा तैयार किए गए वातावरण के अनुकूल ही होता है। लोकतंत्र में समाज तथा राजनीतिक व्यवस्था में दो तरफा आदान प्रदान एवं संपर्कता रहती है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र एवं शिथिल दोनों कर सकती है। अगर राजनीतिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक है तो यह राजनीतिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देगी, पर यदि अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था है तो यह आधुनिकीकरण पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी। तो योग्य राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति भी क्या राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करती है। यदि डेमोक्रेसी होगी तो वो क्या करेगी, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या होगा, उसमें तीव्र होगा। यदि अधिनायकवादी है राजनीतिक व्यवस्था तो आधुनिकीकरण पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगी। ऐतिहासिक तत्व। राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन या राजनीतिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने का प्रयास किस समय किया जाए, यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि जब भी समय की धारा के विपरीत कोई भी परिवर्तन किया गया तो वह सफल नहीं हुआ है। लेकिन इसके विपरीत इतिहास की धारा के अनुसार परिवर्तन लाना आसान होता है। इतिहास के विपरीत परिवर्तन लाना तो क्या होता है, आसान नहीं होता, जबकि इतिहास के अनुसार परिवर्तन लाना आसान होता है, बल्कि स्वतः यह अपने आप होने लगता है। तो ऐसे ऐतिहासिक तत्व भी क्या करता है, राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करता है। उसके बाद हो गया राजनीतिक नेतृत्व भी राजनीतिक आधुनिकीकरण को प्रभावित करता है। राजनीतिक नेतृत्व का राजनीतिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने या रोकने में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि राजनीतिक नेतृत्व आधुनिकता की पक्षधर है तो यह आधुनिकीकरण में सहायक सिद्ध होते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण वर्ग। फर्स्ट हो गया जो राजनीतिक आधुनिकीकरण के फर्स्ट अभिकरण मतलब एजेंट है वो है अभिजन वर्ग, एलिट क्लास। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में अभिजनों की सक्रिय भूमिका रहती है। समाज की भौतिक परिस्थितियां, परंपरागत मूल्यों तथा मान्यताओं को नई राजनीतिक परिवेश व आकांक्षाओं के संदर्भ में समाज का अभिजन वर्ग ही उन्हें राजनीतिक आधुनिकीकरण की दिशा में प्रवृत्त करता है। अभिजन वर्ग समाज की परंपरागत मान्यताओं को आधुनिकता के रंग में रंगने का प्रयास करता है। तो अभिजन वर्ग क्या करता है, नए विचारों या नए मूल्यों या नए मान्यताओं को एक्सेप्ट करता है, उन्हें समाज में लाता भी है, उन्हें मान्यता भी देता है। दूसरा अभिकरण हो गया सरकार। सरकारों की भी राजनीतिक आधुनिकता के अभिकरण के रूप में विशेष भूमिका होती है। राजनीतिक व्यवस्था के सभी कार्यों की शुरुआत सरकारों के द्वारा ही होती है। आधुनिक युग में सरकारों का स्वरूप राजनीतिक आधुनिकीकरण लाने में अधिक सक्षम है, क्योंकि सरकारों के पास बाध्यकारी शक्ति होती है। सरकार की इस शक्ति के कारण ही राजनीतिक आधुनिकीकरण के सभी कार्य प्राथमिकता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा अभिकरण हो गया राजनीतिक दल। राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण के रूप में राजनीतिक दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल ऐसे अनेक कार्य करते हैं जिससे राजनीतिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था का कुशल संचालन राजनीतिक दलों की भूमिका पर निर्भर करता है। तो राजनीतिक व्यवस्था का जो कुशल संचालन होता है वो राजनीतिक दलों की भूमिका पर निर्भर करता है। नियम निर्माण, प्रयोग एवं निर्णय में राजनीतिक दल अपनी सकारात्मक भूमिका अदा करते हैं। सर्वाधिकारवादी देशों में साम्यवादी दल ही राजनीतिक आधुनिकीकरण का नियामक होता है। राष्ट्रीय हित के अनुकूल विचारधारा विकसित करने तथा जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में राजनीतिक दलों की ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यही राजनीतिक चेतना जनसहभागिता में वृद्धि करके लोकतंत्रीय देशों में राजनीतिक आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है।
संचार साधन। आधुनिक समय में जनसंचार के साधन जनता को राजनीतिक गतिविधियों से परिचित करके उनको राजनीतिक समाजीकरण की तरफ मोड़ते हैं। राजनीतिक समाजीकरण की अवस्था में पहुंचकर जनता राजनीतिक आधुनिकीकरण की गतिविधियों की आवश्यकता समझने लगती है और राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को गति मिलती है। तो संचार साधन भी क्या हो गया, राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण है। अब हो गया राजनीतिक आधुनिकीकरण पर एडवर्ड सिल्स के विचार। सिल्स ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में आधुनिकीकरण की व्याख्या करते हुए राष्ट्रों के 5 प्रतिमान विकसित किए हैं। इन वर्गीकरण के अनुसार ही राजनीतिक आधुनिकीकरण को ढंग से समझा जा सकता है। सिल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनुसार राष्ट्रों के 5 प्रतिमान हैं। फर्स्ट हो गया राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा हो गया नाम मात्र का लोकतंत्र, तीसरा हो गया आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र, चौथा हो गया सर्वाधिकार वर्गतंत्र, पांचवा हो गया परंपरागत वर्गतंत्र। फर्स्ट हो गया राजनीतिक लोकतंत्र। यह प्रतिमान राजनीतिक व्यवस्था के सर्वोत्तम रूप का प्रतिमान है जिसकी तरफ आधुनिकीकरणशील राष्ट्र उन्मुख हैं। इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था ब्रिटेन और यूएसए में पाई जाती है। सिल्स ने इसे प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं और सार्वजनिक स्वतंत्रता के माध्यम से नागरिक शासन के रूप में परिभाषित किया है। इसकी प्रमुख 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, दूसरा हो गया राजनीतिक दलों की अनिवार्यता, तीसरा हो गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता व निष्पक्षता, पांचवा हो गया प्रशिक्षित एवं संगठित लोक सेवाएं, पांचवा हो गया कानून का शासन, छठा हो गया लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति वचनबद्धता, दूसरा हो गया नाममात्री या अधिष्ठान लोकतंत्र, इस वे संरक्षक लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह राजनीतिक व्यवस्था का दूसरा श्रेष्ठ रूप है। यह राजनीतिक लोकतंत्र से इस बात से भिन्न है कि इसमें राजनीतिक लोकतंत्र की रचनात्मक व्यवस्थाएं व्यवहारिक रूप में सक्रिय नहीं रहती है। इसमें वास्तविक सत्ता कार्यपालिका के हाथों में रहती है। यह व्यवस्था उन देशों का अनुकरण करने की कोशिश करती है जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया कार्यपालिका की श्रेष्ठता, दूसरा हो गया विधायिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण, तीसरा हो गया सक्षम व वफादार नौकरशाही, चौथा हो गया कानून का शासन। तो ये हो गया नाम मात्र का जो लोकतंत्र है उसके बारे में है, उसकी विशेषताएं। उसके बाद हो गया तीसरा हो गया सिल्स का जो प्रतिमान है आधुनिकीकरण का, वो हो गया आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र। यह व्याख्या पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक होती है। इसकी स्थापना नागरिक तथा असैनिक दोनों ही क्षेत्रों में हो सकती है। इसमें सरकार सैनिक शक्ति पर ही टिकी रहती है और सदा विरोध और विद्रोह का भय बना रहता है। यह परंपरागत वर्गतंत्र से अधिक है। इस राजनीतिक व्यवस्था की बागडोर या तो असैनिकों के हाथों में हो सकती है जिनका सैनिकों पर नियंत्रण हो, या उस सैनिक अधिकारियों के हाथों में हो सकती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। तो इसमें ये लोकतांत्रिक होती है। ये आधुनिकीकरण वर्गशील में इसमें या तो सैनिकों के हाथ में रहेगी सत्ता या तो असैनिक लोगों में, मगर क्या होगा उनका कंट्रोल जो असैनिक लोग होंगे उनका कंट्रोल सैनिकों पर उनका नियंत्रण होगा। तो इसकी विशेषता हो गया इसमें संसद नाम मात्र की संस्था होती है। इसमें विरोधी पक्ष को अवैध माना जाता है। तीसरा हो गया निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव का अभाव होता है इस वाली आधुनिकीकरणशील वर्ग तंत्र में। चौथा हो गया सार्वजनिक संचार के साधनों पर नियंत्रण रहता है। पांचवा हो गया नौकरशाही की स्थिति अधिक मजबूत रहती है। छठा हो गया कानून के शासन निष्पक्ष तथा स्वतंत्र न्यायपालिका का अभाव होता है। चौथा हो गया सर्वाधिकारी वर्गतंत्र। इसका संबंध फांसीवाद तथा नाजीवाद जैसे शासन प्रणाली से होता है। चीन की साम्यवादी व्यवस्था इसका उदाहरण है। यह व्यवस्था तानाशाही शासन की सूचक है। इसमें मौलिक अधिकारों व स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं होता है। यह एक दलीय व्यवस्था का प्रतिमान है। इसकी प्रमुख विशेषताएं होंगी जैसे वर्ग व जाति रेस जैसी विशेषताओं के आधार पर सत्ता का किसी एक वर्ग विशेष में केंद्रित होना। तो सर्वाधिकारी वर्गतंत्र में फांसीवाद हो गया, नाजीवाद जैसा चीन की साम्यवादी प्रणाली भी इसी का उदाहरण है। इसमें क्या होता है दूसरा अनुशासित एवं सुसंगठित अभिजन वर्ग। तीसरा हो गया जो दल होता है चाहे साम्यवादी दल या कोई चाहे फांसीवाद में
दल की सर्वोच्चता होता है। विधि का शासन हो गया, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायिक पालिका का अभाव होता है। इसमें संसदीय संस्थाओं का प्रदर्शनात्मक उद्देश्य ही होता है। देन हो गया पांचवा, परंपरागत वर्गतंत्र। यह व्यवस्था परंपरागत धार्मिक विश्वासों से संबंधित शक्तिशाली राजनीतिक राजतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत शासक वर्ग वंशानुगत आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसमें कोई विधायिका नहीं होती है। शासक वर्ग ही कानून का निर्माता होता है। इसमें जनसेवा का कोई महत्व नहीं होता है। संपूर्ण शासन व्यवस्था सामंतवाद पर आधारित होती है। इस शासन व्यवस्था में जन सहभागिता का अभाव पाया जाता है। इस व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। इसमें शासक वर्ग राजनीतिक सत्ता का प्रयोग स्वयं द्वारा चुने हुए सलाहकारों की मदद से करता है। इसमें नौकरशाही न के बराबर होती है। इसमें शासक अपने शासन को चलाने के लिए सीमित व कुशल सेना व पुलिस की व्यवस्था करता है। इसमें विरोधी पक्ष का अभाव होता है। देन हो गया, इसमें जनमत का निर्माण करने वाली संस्थाएं नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में हो गया वीडियो। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अर्थ, परिभाषाएं, जो विशेषता हो गया, जो तत्व हो गया या जो उसके अभिकरण हो गया, उसके बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।